गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। लास्ट ऑनलाइन क्लास में हमारा सिविक्स में चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है और आज हम इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2 संसाधन के रूप में लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 संसाधन के रूप में लोग। बच्चों सबसे पहले तो संसाधन के रूप में लोग से क्या तात्पर्य है। इससे ये तात्पर्य है कि जनसंख्या किसी भी देश के लिए दायित्व से अधिक परिसंपत्ति है। जो श्रम उत्पादन है वो एक बहुत अनिवार्य साधन है और इसकी आपूर्ति जो देश की कार्यशील जनसंख्या है उसके द्वारा ही होती है। ये कार्य बच्चों जनसंख्या ही मानवीय संसाधन है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तब जनसंख्या मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाती है ना। और वस्तुतः मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। तो बच्चों पढ़ते हैं प्रस्तावना। बच्चों संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्य करने वाले लोगों का वर्णन करने की विधि है। जब हम उपकरण, कल कारखाने, मशीन इत्यादि में पैसा खर्च करते हैं बच्चों, पूंजी का निवेश करते हैं, तो इससे हमें क्या होता है, हमारी भौतिक पूंजी का निर्माण होता है। लेकिन मानव पूंजी निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानव शक्ति का विकास के लिए भारी मात्रा में निवेश किया जाता है और जिसमें देश की मानव शक्ति तकनीकी कुशलता एवं योग्यता प्राप्त कर सके। इस प्रकार इसका संबंध ऐसे व्यक्ति उपलब्ध कराना है जो कि कुशल हों, शिक्षित हों और अनुभवी हों। इसके अंतर्गत बच्चों शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण पर किया गया व्यय शामिल होता है ना। और भौतिक पूंजी के समान ही बच्चों जो मानवीय पूंजी है वो भी कुल राष्ट्रीय उत्पाद के निर्माण में सहायक होती है। बच्चों उच्च आय से शिक्षित लोगों के साथ साथ समाज को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है ना। क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो खुद प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं। इस प्रकार जो मानव पूंजी है अन्य सभी पूंजियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। मानव संसाधन ही भूमि और पूंजी जैसे साधनों का कुशलता से प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि भूमि और पूंजी जैसे संसाधन स्वयं कार्य नहीं कर सकते हैं ना। और बच्चों पिछले कई दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक संपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है, किंतु ये आवश्यक नहीं है कि जो विशाल जनसंख्या है देश के लिए दायित्व ही हो। अतः मानव पूंजी में निवेश द्वारा जनसंख्या को उत्पादक परिसंपत्ति में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों का व्यय, सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य है ना। आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिकी और कृषि श्रमिकों को प्रशिक्षण। बच्चों ये सभी जो हैं अध्यापक हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, दर्जी हैं, ये सभी मानव पूंजी हैं है ना। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक जो अनुसंधान होते हैं, रिसर्च सेंटर होते हैं, वहाँ पर जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, हम अगर देश उन पर पैसा खर्च कर रहा है, जो साइंटिस्ट हैं बच्चों ऐसे ही नहीं बन जाते हैं है ना। बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन ये सब करने के बाद वो सभी देश को ही ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं है ना। एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, वो सब देश की तरक्की में सहायक होते हैं है ना। पूंजी या धन के
निवेश से ही भौतिक पूंजी एवं मानवीय पूंजी का निर्माण होता है और ये दोनों ही राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में सहायक होते हैं। लेकिन इनमें कुछ अंतर है जो कि इस प्रकार है। ये देखिए बच्चों, ये अंतर दिया गया है भौतिक और मानवीय पूंजी में, इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो सकल की कहानी है इसको भी पढ़ेंगे। अब ये जो बच्चों सकल की कहानी है, यही लेते हैं। दो मित्र हैं, विलास और सकल। वो एक ही गांव में रहते हैं और जो सकल है उसकी आयु 12 साल की है। उसकी जो माँ है शीला, वो घर में कामकाज देखती है और जो पिता हैं वो बूटा चौधरी है उसके पिता का नाम, वो खेत में काम करते हैं। सकल घर के कामकाज में अपनी मम्मी की सहायता करता है और वो अपने छोटे भाई बहनों की भी देखभाल करता है। और सकल के जो चाचा हैं वो मैट्रिक पास हैं, लेकिन मैट्रिक पास करने के बाद भी वो घर में बैठे हुए हैं, है ना, बेरोजगार हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिली है। और जो बूटा और शीला है वो चाहते हैं कि उनका जो बेटा सकल है वो पढ़े लिखे। उसके पिता ने उसके क्या किया, गांव के स्कूल में नाम लिखवा दिया और जो है उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। अब बच्चों उसके पिताजी ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए तैयार कर लिया। उन्होंने सकल के लिए कंप्यूटर के कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज भी लिया और सकल जो था वो प्रतिभाशाली था, है ना, होशियार बच्चा था और उसके आरंभ से ही पढ़ाई में रुचि थी। उसने बड़ी लगन और उत्साह से अपना कोर्स, जो कंप्यूटर का कोर्स था, उसको पूरा कर लिया और कुछ टाइम बाद ही एक प्राइवेट फर्म में उसकी नौकरी लग गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी किया और उस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में मदद मिली, है ना, मतलब कि आय बढ़ने लगी, है ना, फर्म की। तो उससे उसके बॉस ने जो है उसकी सेवा से खुश होकर उसे पदोन्नति यानी कि प्रमोशन दे दिया। वहीं बच्चों विलास है, विलास 11 वर्ष का लड़का है और वो सकल के गांव में रहता है। विलास के जो पिता हैं वो एक मछुआरे हैं। विलास जब 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ जो गीता है वो मछलियाँ बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती है। वो जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती हैं और निकट की जो मंडी है, बाजार है, वहाँ जाकर बेचती हैं उनको मछलियों को। और मछलियों को बेचने के बाद बच्चों एक दिन में उन्हें सिर्फ 50 से 100 रुपया ही कमा पाती हैं। विलास गठिया का रोगी बन गया है और उसकी माँ के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने बच्चे को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सके। विलास ना तो बच्चों स्कूल जा सका और ना ही उसकी पढ़ने में रुचि थी। वो खाना पकाने में अपनी माँ की सहायता करता था और छोटे भाई मोहन की देखभाल भी करता था। कुछ समय बाद बच्चों जब उसकी माँ बीमार हो गई तो उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और परिवार में मदद करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियाँ बेचने लगा और अपनी माँ की तरह वो भी बहुत कम कमा पाता था। तो बच्चों सकल और विलास की कहानी से ये निष्कर्ष निकलता है कि सकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं जाता था। और सकल शारीरिक रूप से क्या था, स्वस्थ था और हष्ट-पुष्ट था, जबकि विलास को गठिया की बीमारी थी। विलास के पास उपचार के लिए पैसे भी नहीं थे और सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त कर ली थी और उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी। और पढ़ाई न कर पाने पर वो गरीबी के कारण जो विलास था वो वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की तरह विलास को भी कम आय होने के कारण परिवार का पालन पोषण करने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था, है ना। और सकल की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई जिसके कारण उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई, है ना, क्योंकि कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। और बच्चों सही में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा जो मानव संसाधन है उसमें निवेश से भविष्य में जो उच्च प्रतिफल है वो प्राप्त हो सकते हैं, है ना। और लोगों में ये निवेश, भूमि और पूंजी में निवेश उस प्रकार ही होता है। व्यक्ति शेयर और म्यूचुअल फंड और जीवन बीमा में भविष्य के उच्च प्रतिफल की आशा से ही तो निवेश करता है। इसी तरह जो पढ़े लिखे लोग होते हैं
और जो पढ़ाई का महत्व समझते हैं वो अपने बच्चों की उच्च शिक्षा की ओर ध्यान देते हैं, है ना। और वे उनके उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत रहते हैं, जबकि जो अशिक्षित और अस्वच्छता और सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाला माता पिता जो है वो एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और वे अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित रखते हैं ना, उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। जापान जैसे विकसित देशों में भी बच्चों मानव संसाधन के विकास पर बहुत निवेश किया गया है। उनके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वो अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं, दूसरे देशों से लेते हैं, है ना। जबकि प्राकृतिक संसाधनों के अभाव में भी जापान जैसे देश विकसित बने, क्योंकि उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश किया, है ना। एक तो बच्चों हम पढ़े लिखे हैं, दूसरे हम स्वस्थ हैं, है ना, तो अच्छा ही अच्छा है, ठीक है ना। और बच्चों परिश्रम से ही जापान जैसे देश के लोगों ने कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की और ये देश धनी बने। अब है बच्चों पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। विलास और शकल की तरह ही लोग विभिन्न क्रियाकलापों में लगे हुए हैं, बहुत दूसरे काम करते हैं और पुरुषों और महिलाओं के व्यावसायिक वितरण से आशय उस कार्यशील जनसंख्या से जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं। बच्चों ये तीन प्रमुख जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो तीन प्रमुख क्षेत्रकों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं। जो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं वो प्रत्यक्ष रूप से बच्चों प्राकृतिक संसाधनों के साथ संबंधित होती हैं और इनके अंतर्गत वानिकी, कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन, डेयरी और मुर्गी पालन आदि आते हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाएं। ये वो क्रियाएं होती हैं जिनमें उद्यम एक प्रकार की वस्तु को दूसरी प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करता है ना। ये परिवर्तन मनुष्यों और मशीनों के द्वारा किया जाता है, जैसे कच्चा माल ले लिया और उससे दूसरा मशीनों के द्वारा कोई सामान तैयार किया गया, तो ये विनिर्माण सम्मिलित, इसके अंतर्गत विनिर्माण आता है ना। तृतीयक क्षेत्र की क्रियाएं ये वे क्रियाएं हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की सेवाएं प्रदान करती हैं। जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र हैं उनको सेवाएं प्रदान करती हैं और ये सेवाएं व द्वितीयक क्षेत्र के श्रमिकों की कुशलताओं को बढ़ाता है और इसके अंतर्गत बच्चों व्यापार, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन सेवाएं आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इस क्षेत्र में वस्तुओं व सेवाओं का प्रवाह होता है और उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और बच्चों आर्थिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। बाजार क्रियाएं, यानी कि बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इससे सरकारी सेवा सहित वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सम्मिलित होता है। दूसरा है गैर बाजार क्रियाएं। गैर बाजार वे क्रियाएं हैं जिनमें स्व उपभोग के लिए उत्पादन होता है और इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग व प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सभी बच्चे होमवर्क नोट करें। बच्चों होमवर्क से आपको ये जो आपकी भौगोलिक चित्रांकन मैप वाली बुक है, इसमें पेज नंबर 7 पर भारत के अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, व्यापार और वाणिज्य जो ये मैप दिखाया गया है, इसकी सहायता से बच्चों पेज नंबर 8 पर ये जो मैप है और इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं, इन सभी के उत्तरों को आपको यहाँ पर इस मानचित्र में दर्शाना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।